होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस टॉपिक को आज से इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे, उसके बाद में वित्तीय समावेशन जो है उसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं, क्या क्या इसकी चुनौतियां हैं, और भारत सरकार के द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो प्रारंभ की गई हैं। इन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम वित्तीय समावेशन का अर्थ देखें तो वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है, जो वित्तीय उत्पाद होते हैं, जो वित्तीय सेवाएं होती हैं, उनको एक तरह से सभी लोगों तक, जो हम आम आदमी हम कह सकते हैं कि इन वित्तीय सेवाओं का, वित्तीय उत्पादों का जो लाभ है वो आम आदमी तक एक तरह से पहुंच सके। मतलब जो वित्तीय समावेशन होता है उसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो आर्थिक विकास का लाभ है वो अर्थव्यवस्था में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति, ठीक है, अंतिम छोर का मतलब क्या हो गया, जो सबसे निर्धन व्यक्ति हैं उस पर भी एक तरह से आर्थिक विकास का जो लाभ है वो एक तरह से पहुंच सके। मतलब आर्थिक विकास के लाभ से अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे। एक तरह से सभी व्यक्तियों तक जो वित्तीय उत्पाद होते हैं, वित्तीय सेवाएं होती हैं, उनको एक तरह से पहुंचाया जाए, उनको उपलब्ध कराया जाए, वो भी सस्ती कीमत पर। अच्छा, वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवाओं की अगर हम बात करें तो इसमें हम कौन कौन से उत्पाद लेते हैं, कौन कौन सी सेवाएं लेते हैं। केवल हमारा जो वित्तीय समावेशन है उसका संबंध बैंकिंग क्षेत्र से नहीं है, ठीक है, मुख्य रूप से इसका संबंध बैंकिंग क्षेत्र से हो सकता है, लेकिन वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो वित्तीय उत्पाद होते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ में अगर बीमा सेवा जो होती हैं उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। हम ऋणों की अगर हम बात करें, ठीक है, सस्ती दरों पर एक तरह से लोगों को ऋण उपलब्ध हो जाए, व्यक्ति निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको एक तरह से प्रोत्साहन मिले, बचत करने के लिए प्रोत्साहन मिले, ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा होती हैं, ये सारी जो बातें होती हैं उनको हम किस में शामिल करते हैं, वित्तीय उत्पाद में। तो जो वित्तीय समावेशन होता है उसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो भी वित्तीय उत्पाद होते हैं, जो वित्तीय सेवाएं होती हैं, उनका लाभ समाज के सभी लोगों को मिल सके। सभी लोगों का मतलब निर्धन से निर्धन व्यक्ति जो है, गरीब से गरीब व्यक्ति जो है, उसको भी एक तरह से उसका फायदा मिल सके, और वो भी कम कीमत पर, कम मूल्य पर ये जो सेवाएं हैं उनका लाभ समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से उठा सकें। ठीक है, कोई भी वर्ग जो होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, इन वित्तीय उत्पादों के प्रयोग से एक तरह से वंचित नहीं रहे। मतलब प्रत्येक नागरिक एक तरह से अर्थव्यवस्था के विकास में, अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो सकें, उसमें एक तरह से अपना योगदान दे सके। ठीक है, समाज का जो गरीब व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, वो भी वित्तीय उत्पादों में निवेश करें, वो भी बचत करें। ठीक है, निवेश करने को एक तरह से उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मतलब उसके पास में जो धन है उसका सर्वोत्तम उपयोग वो किस प्रकार से कर सकता है, उसको एक तरह से हम क्या कहते हैं, वित्तीय समावेशन कहते हैं। ठीक है, वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या हो गया, समाज के सभी लोगों को एक तरह से वित्तीय उत्पाद जो होते हैं, वित्तीय सेवाएं होती हैं, वित्तीय उत्पाद में क्या क्या बातें शामिल कर सकते हैं हम, बैंकिंग सेवाओं को शामिल कर सकते हैं, बीमा सुविधा हो सकती हैं, व्यक्ति को जो ऋण की सुविधा मिलती है, निवेश की हम बात करें, बचत की हम बात करें, इन सभी वित्तीय सेवाओं को एक तरह से लोगों को उपलब्ध कराना, वो भी कम कीमत पर। या हम औपचारिक क्षेत्र की बात करें, देखिए हम अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय क्षेत्र होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है औपचारिक, जिसको हम संगठित क्षेत्र भी कह सकते हैं, एक होता है अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक की अगर हम बात करें तो अनौपचारिक क्षेत्र में अगर हम देखें कि लोगों के द्वारा जो ऋण लिया जाता है वो महाजनों के माध्यम से लिया जाता है, जिसमें ब्याज की दर एक तरह से क्या होती हैं, ऊंची होती हैं, और उधार की जो राशि होती है उसकी मात्रा एक तरह से क्या होती हैं, कम होती हैं। और ऐसी स्थिति में जो उधार देने वाला है या उधार लेने वाला है, उनके बीच में अगर किसी तरीके का कोई झगड़ा हो जाता है
तो उनको उन झगड़े को निपटाना एक तरह से क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र जो वित्तीय सेवाएं होती हैं वो कानूनी दायरे के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसलिए औपचारिक क्षेत्र जो होता है उसको एक तरह से बढ़ावा मिले। ठीक है, आर्थिक विकास में जो योगदान होता है वो किसका होना चाहिए, औपचारिक क्षेत्र का जो योगदान है वो ज्यादा से ज्यादा हो। कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के आधार की हम बात कर रहे हैं तो आर्थिक विकास का आधार क्या होता है, उस देश का, उस अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा। और अगर बुनियादी ढांचा कमजोर है तो कोई भी अर्थव्यवस्था कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। कोई भी अर्थव्यवस्था मजबूत कब हो सकती है, जब वहां का बुनियादी ढांचा जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो जो वित्तीय सेवाओं की जो पहुंच है, जो वित्तीय उत्पाद की पहुंच है वो अर्थव्यवस्था के सभी लोगों तक होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति है उससे एक तरह से वंचित नहीं रहे। मतलब अर्थव्यवस्था के विकास में जो योगदान होता है वो गरीब व्यक्ति का भी एक तरह से योगदान होना चाहिए। उसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, वित्तीय समावेशन कहते हैं। वित्तीय समावेशन एक तरह से क्या करता है, उन बाधाओं को खत्म करता है जो व्यक्तियों को वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकते हैं और इन सेवाओं का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, वित्तीय समावेशन में क्या होता है, समाज का, अर्थव्यवस्था का गरीब से गरीब व्यक्ति एक तरह से क्या करें, इन वित्तीय उत्पादों में निवेश करें, अपने जीवन को एक तरह से बेहतर बनाए। व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर किस तरीके से बना सकता है, उसके पास में जो भी धन उपलब्ध है उसका वो सर्वोत्तम प्रयोग करें। अब देखिए इसकी मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो मुख्य विशेषता का मतलब हमने जो अर्थ समझा था वही एक तरह से इसकी मुख्य विशेषता हो जाएगी। तो वित्तीय समावेशन में एक तरह से क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक जो जनसंख्या है वो वित्तीय सेवाएं जो होती हैं उनको कम कीमत पर, उचित मूल्य पर उनका प्रयोग कर सके, कम कीमत पर लोगों के लिए एक तरह से उपलब्ध हो सके। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो डिजिटल लेन देन होता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है वो एक तरह से बढ़ता जा रहा है, जो किसको दर्शाता है, वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। अब देखिए वित्तीय समावेशन जो है उसको प्रारंभ करने के पीछे उद्देश्य की अगर हम बात कर रहे हैं, उससे पहले अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देख लें तो भारत में अगर हम देखें 20वीं सदी के प्रारंभ में अगर हम देखें तो भारत में केवल एक बीमा कंपनी थी, LIC। ठीक है, और जो स्टॉक एक्सचेंज था वो भी एक तरह से केवल एक ही कार्यरत था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो बैंकों की जो संख्या है वो भी 20 से भी ज्यादा है। बीमा कंपनियां केवल एक नहीं है, LIC थी पहले, लेकिन आज के समय में अनेक बीमा कंपनियां जो हैं कार्यरत हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज है, पहले केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे जो स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत सारे जो वित्तीय संस्थान है वो एक तरह से कार्यरत है। मतलब भारत में जो आर्थिक सुधारों का दौर प्रारंभ हुआ था उसके बाद में धीरे धीरे एक तरह से क्या हुआ, जो वित्तीय क्षेत्र हैं, ठीक है, उसमें भी एक तरह से सुधार हुआ। और 2005 के आसपास अगर हम देखें भारत में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक तरह से क्या किया था, जो वित्तीय समावेशन की अवधारणा है वो एक तरह से प्रस्तुत की थी। अब देखिए वित्तीय समावेशन जो होता है वो एक तरह से क्या करता है, लोगों को कम कीमत पर वित्तीय सेवाएं और वित्तीय उत्पाद जो हैं वो पहुंचाने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए एक तरह से क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की जमाएं हो सकती हैं। अगर पैसा है उसको कहीं पे ट्रांसफर करना है उसको हम सम्मिलित करते हैं। ऋण जो होता है कम ब्याज दर पर एक तरह से लोगों को ऋण उपलब्ध हो जाए, बीमा सुविधा उपलब्ध हो जाए, भुगतान की सेवा हो जाए, एक तरह से इन सभी को हम एक तरह से क्या करते हैं, वित्तीय समावेशन में शामिल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वित्तीय समावेशन है उसका कार्य क्षेत्र केवल बैंकिंग सेवाओं तक ही सीमित नहीं है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो वित्तीय उत्पाद होते हैं, बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ में बीमा सुविधा हो गई, इक्विटी को हम शामिल कर सकते हैं, ऋण सुविधा को हम शामिल कर सकते हैं, जो पेंशन उत्पाद होते हैं उनको भी हम एक तरह से, उनके ऊपर भी हम इस अवधारणा को समान रूप से एक तरह से लागू कर सकते हैं। तो वित्तीय समावेशन में समस्त प्रकार की जो वित्तीय सेवाएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है।
अगर हम कहें कि किसी बैंक शाखा में व्यक्ति ने अपना एक बचत खाता खोल दिया है, तो वित्तीय समावेशन केवल यहाँ तक नहीं है, ठीक है। खाते के साथ साथ में बैंक में अगर खाता खोल दिया है, उसके साथ साथ में बीमा भी आ जाएगा, उसमें इक्विटी है, ऋण सुविधा, पेंशन की सुविधा का अगर कोई व्यक्ति लाभ लेता है, तो ये सारे जो वित्तीय सेवाएं हैं, वित्तीय उत्पाद हैं, इन सभी को हम वित्तीय समावेशन में शामिल करेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, गरीब व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, उनको भी एक तरह से क्या होना चाहिए, इन सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। विभिन्न प्रकार के ये इसके उद्देश्य होते हैं। सभी लोगों को एक तरह से सस्ती वित्तीय सुविधा, वित्तीय जो सहायता है वो एक तरह से प्रदान हो जाए। समाज के जो गरीब व्यक्ति हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनको भी वित्तीय सुविधाओं का एक तरह से लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। उनको भी एक तरह से इसके बारे में जानकारी, ठीक है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति का मतलब जो अमीर व्यक्ति हैं, जो पहले से जो धनवान है, उनके अलावा जो कमजोर वर्ग हैं आर्थिक रूप से, उनको भी वित्तीय सेवाओं के लाभ के बारे में एक तरह से जागरूक करना, ठीक है। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में ऐसे वित्तीय उत्पाद बनाने की दिशा में काम करती हैं जो समाज के अभावग्रस्त लोगों के अनुरूप हों। समाज के जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके अनुरूप एक तरह से वित्तीय उत्पाद होना चाहिए। वो भी जैसे कि उनके लिए कोई व्यक्ति अगर रोजगार प्रारंभ करना चाहता है, तो उनको कम ऋणों, कम ब्याज की दर के ऊपर एक तरह से ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है, जिसको आगे हम देखेंगे। फिर ये देश के अत्यंत दूरस्थ क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको एक तरह से मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से, वित्तीय सेवाओं के माध्यम से एक तरह से इन सेवाओं को पहुंचाया जाता है। इसका उद्देश्य गरीब लोगों को उनकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थितियों, घरेलू जरूरतों, प्राथमिकताओं और आय स्तर के तदनुकूल व्यक्ति विशिष्ट वित्तीय समाधान एक तरह से प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए, इसकी आवश्यकता की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो वित्तीय समावेशन है उसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई है। तो सबसे पहला है कमजोर वर्ग तक पहुंच, ठीक है। 20वीं शताब्दी है, उससे पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, तो समाज में बहुत सारे जो गरीब वर्ग व्यक्ति थे, उनके पास में वित्तीय उत्पादों की एक तरह से पहुंच नहीं थी। जो निर्धन लोग थे, गरीब व्यक्ति थे, पिछड़े वर्ग थे, उनके पास में एक तरह से जो वित्तीय उत्पाद हैं उनकी पहुंच नहीं थी। तो सरकार का मानना था कि अगर निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान देगा, तो आर्थिक विकास की गति को एक तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। समाज में जो असमानता है उसको एक तरह से कम किया जा सकता है। तो समाज में असमानता को कम करने के लिए, गरीबी जो है उसको कम करने के लिए एक तरह से क्या किया गया, जो वित्तीय समावेशन है उसका लक्ष्य एक तरह से रखा गया कि कमजोर से कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, जो अंतिम छोर की हम बात करते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, वो भी एक तरह से वित्तीय समावेशन का एक तरह से लाभ ले सकें, ठीक है। सामुदायिक विकास की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वित्तीय समावेशन जो होता है व्यक्ति और परिवारों के साथ साथ में पूरे समुदाय को, पूरे समाज को एक तरह से सक्षम बनाने का कार्य करता है। पूरे समुदाय को विकसित करने का एक तरह से कार्य करता है। जो पैसा है, धन है, उसका किस तरीके से अच्छे से प्रबंधन किया जाए, उनका सर्वोत्तम प्रयोग किस प्रकार से कर सकें, लोगों में बचत करने की जो क्षमता है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकते, पूंजी निर्माण की दर को किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, कोई व्यक्ति सही निर्णय, ठीक है, वित्तीय जो उत्पाद होते हैं उसके बारे में सही निर्णय किस प्रकार से ले सकें, अपना जो शिक्षा है, ज्ञान है, उसको एक तरह से कौशल, जो स्किल होती है उसको एक तरह से किस प्रकार से सशक्त बना सकता है। इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन जो होता है वो आवश्यक होता है। अब देखिए, वित्तीय समावेशन के लाभ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके विभिन्न लाभ हो सकते हैं कि व्यक्ति क्या करता है, इसके माध्यम से भविष्य में अपने लिए धन की बचत कर सकता है। जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें वो भाग लेने का उसको अवसर मिलता है वित्तीय उत्पादों के माध्यम से। पूंजी निर्माण की जो दर होती है उसको बढ़ाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास की दर को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। जो व्यक्ति वित्तीय सेवाओं का प्रयोग नहीं कर रहा है,
उनका एक तरह से जुड़ाव होता है, क्योंकि वो भी एक तरह से क्या करेंगे, कम ब्याज दर पर जो ऋण की सुविधा है उसका लाभ लेके अपना जो रोजगार है वो प्रारंभ कर सकें। साथ ही साथ जो सरकार है उनके लिए भी एक तरह से उपयोगी होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती हैं, जो कल्याणकारी कार्य होता है, ठीक है, उसमें लोगों को अगर कोई कैश पैसा दिया जा रहा है तो डायरेक्ट उनके खाते में एक तरह से जमा किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के एक तरह से इन लाभों की प्राप्तियां होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? सबसे पहला है खराब मार्गदर्शन, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो जिनकी दैनिक आय एक तरह से बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस स्थिति में वो क्या करते हैं, इसमें शामिल होने की इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जितना पैसा कमाते हैं वो सारा का सारा वो क्या करते हैं, उसी दिन एक तरह से खर्च कर देते हैं। तो उनको एक तरह से उचित मार्गदर्शन अगर नहीं मिल पाता है तो उन लोगों को मार्गदर्शन देने की एक तरह से आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन लोगों की मन में एक तरह से क्या होता है कि आज जितना कमाया उतना खर्च करके कल और कमाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो खराब मार्गदर्शन होता है, तो एक चुनौती है। भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है, ठीक है, निर्धन एक तरह से जनसंख्या है, तो उन लोगों तक अभी भी एक तरह से ये जो वित्तीय उत्पाद हैं उनकी पहुंच एक तरह से नहीं हो पाई है, उनके पास में वित्तीय सेवाएं जो हैं अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए वो एक तरह से क्या करते हैं, बैंकिंग बीमा जो सुविधाएं होती हैं उनका वो लाभ नहीं उठाते हैं। दैनिक अर्जन, ठीक है, हमने बात की थी, तो लोग एक तरह से क्या होते हैं, अधिकांश व्यक्ति जो मजदूर वर्ग होता है वो एक तरह से क्या होता है, दैनिक वेतनभोगी होता है, और इसी स्थिति में एक तरह से उनके पास में अधिक एक तरह से पैसा नहीं होता है, तो वो एक तरह से क्या करते हैं, इन वित्तीय सेवाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ एक तरह से अधिकांश जो जनसंख्या है वो एक तरह से निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, और अनपढ़ होने की वजह से उनको इन वित्तीय उत्पादों के बारे में एक तरह से जानकारी नहीं होती, तो उनको एक तरह से समझाना एक तरह से क्या है, ये चुनौती भरा काम होता है। इसी तरीके से बिचौलिए होते हैं, ठीक है, वो एक तरह से क्या करते हैं, इन लोगों को गलत मार्गदर्शन देते हैं, ठीक है, और इस स्थिति में ये व्यक्ति इन लोगों को ऊंची ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। अब भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा जो वित्तीय समावेशन है उसके लिए एक तरह से बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो प्रारंभ की गई है, ठीक है। कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं? तो सबसे पहली योजना की अगर हम बात करें तो ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। ये एक तरह से जो कमजोर और कम आय वर्ग के लोग होते हैं उनको वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए 2014 में प्रारंभ की गई थी। इसी तरीके से अटल पेंशन योजना की बात करें तो पेंशन स्कीम जो होती हैं उसको भी हम वित्तीय समावेशन में शामिल करते हैं, तो ये भी हमारी शुरू की गई थी 2015 में, ठीक है। इसमें कुछ प्रीमियम जमा कराना पड़ता है और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद में एक निश्चित पेंशन जो होती है वो लोगों को मिलती है। फिर हैं प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, PMVVY, ये एक तरह से पेंशन योजना है जो 60 वर्ष से अधिक लोग हैं उनके लिए 2017 में प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा प्रारंभ की गई। इसी तरीके से स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ये 2016 में प्रारंभ की गई थी और इसमें जो महिला उद्यमी है, SC ST के जो उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक तरह से मतलब कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर हम बात करें तो ये भी 2015 में प्रारंभ की गई थी और इसमें 50,000 से लेकर 10,000 तक का जो ऋण 10 लाख तक का जो ऋण है वो उपलब्ध कराया जाता है और इसमें जो 3 श्रेणियां उसमें विभाजित किया गया है। शिशु श्रेणी, इसमें 50,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। एक है किशोर श्रेणी जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है और एक है तरुण ऋण, ठीक है, जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का जो ऋण है वो उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट योजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जो 2015 में प्रारंभ की गई, ठीक है। एक तरह से ये जीवन सुरक्षा योजना है जिन व्यक्तियों का बैंक में खाता है और आयु कितनी है 18 से लेकर 70 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिए एक तरह से शुरू की गई है, ठीक है। और अगर इस अवधि में उनकी मृत्यु हो जाती है
आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाए तो उनको 2 लाख रुपए, और अगर विकलांग हो जाते हैं दुर्घटना से तो उनको 1 लाख रुपए की एक तरह से सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरीके से अन्य जो योजना है जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना है जो 2015 में प्रारंभ की गई थी, जीवन सुरक्षा योजना है ये भी 2015 में प्रारंभ की गई, ये एक तरह से एफडी स्कीम है, ठीक है, जिसमें 8% के आसपास जो है ब्याज दिया जाता है एफडी के ऊपर। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी योजना है, एक वेंचर कैपिटल फंड योजना है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, और वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। मतलब मैंने बताया था कि जो वित्तीय योजना होती, वित्तीय समावेशन, इसमें हम बीमा के साथ साथ में बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ में जो पेंशन स्कीम्स होती हैं उसको भी हम शामिल करते हैं। और एक चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है, जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है, वित्तीय समावेशन सूचकांक जिसको हम एफआई सूचकांक कहते हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2021 में प्रारंभ किया गया था। और इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं? एक तो है इन सेवाओं की पहुंच, सेवाओं की पहुंच जिसको 35% भार दिया गया है। दूसरा इस सूचकांक में जो पैरामीटर वो है सेवाओं का उपयोग, इसको सबसे ज़्यादा भार दिया गया है 45%। और तीसरा इसमें है सेवाओं की गुणवत्ता, क्वालिटी, गुणवत्ता, इसको भार दिया गया है 20%, ठीक है। वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है वो आरबीआई के द्वारा, या इनको हम क्या कहते हैं, एफआई सूचकांक कहते हैं, जो आरबीआई के द्वारा 2021 में जारी किए गए। और इसके पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? सेवाओं की पहुंच जिसको 35% भार दिया गया है, सेवाओं का उपयोग जिसको 45% भार दिया गया है, और सेवाओं की गुणवत्ता जिसको 20% भार दिया गया है। और ये जो सूचकांक होते हैं वो वार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रकाशित किए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।